कोविड का पहले साल को छोड़कर, राइट, कहीं पे इंडिया का कोई रिसेशन का रुझान ही नहीं था। ये पूरी रिसेशन की बात अमेरिका और यूरोप में चल रही थी। तो ये बात है कि इंडिया एक शाइनिंग स्टार है एक रिसेशनरी वर्ल्ड में। जैसे कहते हैं ना, इन द लैंड ऑफ द ब्लाइंड, राइट, द वन आइड मैन इज किंग। एफआईआई की आउटलुक तो इंडिया में एक पॉजिटिव आउटलुक। सेकेंड, तेल की गिरावट से इंडियन इकोनॉमी में बहुत अच्छा बेनिफिट आएगा। तो 20 to 30 म्यूचुअल फंड स्कीम्स को आप रखेंगे, वो काफी है आपको पूरा एक डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट आपको दिलवाना। ठीक है, मैं कहूंगा कि कोई भी इक्विटी इन्वेस्टमेंट, चाहे वो फ्लेक्सी कैप हो या लार्ज कैप मिड कैप हो, आपको 3 से 5 साल का रुझान रखना चाहिए। पर जैसे ही आपका टाइम होराइजन आगे बढ़ता है, वो चांस ऑफ लॉस बहुत मिनिमाइज होता रहता है। और जनरली इक्विटी एलोकेशन का थंब रूल होता है 100 माइनस योर एज। एट अ यंग एज आप ये डेट, आरईआईटी, ऐसी बातों में आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए। डेट जो भी है वो सेविंग्स अकाउंट में रखिए, क्योंकि लिक्विडिटी की जरूरत होती है। म्यूचुअल फंड का एक, हर एक का एक आइडेंटिटी होता है कि इसका ज्यादा ग्रोथ ओरिएंटेड पोर्टफोलियो, इसका एक सेफर पोर्टफोलियो, इसका वैल्यू ओरिएंटेड पोर्टफोलियो। अगर वो गिरावट में गिर गया मगर वो बढ़त ने उसने पकड़ा नहीं, तो उस फंड से निकलना है। अगर वो मार्केट के गिरावट में मार्केट के इक्वल या ज्यादा गिरती है, तभी आपको निकलना चाहिए। हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का म्यूचुअल फंड की बात ग्रो के साथ में। और आज का एपिसोड, एक बात मैं आपको एश्योरेंस देता हूं कि एनर्जी से, पैशन से भरा होगा। और आप देखेंगे कि कैसे एक व्यक्ति जो सेल्स के लिए आए थे और एक बहुत बड़ी पोजीशन पे, एक बहुत बड़ी एएमसी के अंदर पहुंच गए, सिर्फ और सिर्फ अपने पैशन से, अपनी इच्छा और पैशन टूवर्ड्स स्टॉक मार्केट। आज हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के एक बहुत ही पॉपुलर चेहरे से, जिनका नाम है मिस्टर सुनील सुब्रमण्यम। ही इज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सुंदरम म्यूचुअल फंड्स। ही इज वन ऑफ द मोस्ट एनर्जेटिक पर्सनालिटी जिनके साथ मैंने इंटरैक्ट किया। ही हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द इकोनॉमिक टाइम्स एज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग बिजनेस लीडर्स ऑफ एशिया फॉर 4 years इन अ रो। सुंदरम म्यूचुअल फंड के साथ ये जुड़े हुए हैं 2005 से। ही हैज हैंडल्ड वेरियस रोल्स। ही वाज वाइस प्रेसिडेंट रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग, डायरेक्टर सेल्स एंड ग्लोबल ऑपरेशन and Deputy CEO and CEO before being elevated to his current role as Managing Director. He has over 3 decades of work experience in the financial service sector and across MNCs, public and private sector companies. The companies he has worked with include State Bank of India, American Express Bank and Bank of America. He has a master's in business administration from the Open University Business School, London, and he is an MSc graduate from IIT Madras. So welcome to the Mutual Fund Show. कैसे हैं आप? थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बढ़िया। सर, मुझे सबसे पहले तो ये जानना है कि आपकी स्टॉक मार्केट्स की तरफ आपकी रुचि कैसे बढ़ी, आपका रुझान कैसे बढ़ा, कैसे आपको लगा कि ओके आई शुड एंटर इनटू मार्केट्स, आई शुड स्टार्ट इन्वेस्टिंग। आपकी पर्सनल जर्नी से शुरुआत करेंगे। मेरी पर्सनल जर्नी, देखिए, मैं एक्चुअली स्टेट बैंक से शुरू किया था मेरी कैरियर, वर्किंग कैरियर, और पहले 20 साल में बैंकिंग में था। तो बैंकिंग के होते हुए क्या होता है कि एक ब्रॉडर आउटसाइड अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल मार्केट आती है, मगर डायरेक्ट स्टॉक मार्केट के संबंधित कुछ नहीं। मैं तो कॉर्पोरेट बैंकर था, तो जो भी हाथ में पैसे थे मैं उससे डायरेक्ट आईपीओ में डेवल करता था। आईपीओ का जमाना था 80 और 90 के साल में ना, उस डेकेड में। तो बहुत सारे मैंने आईपीओ में, जैसे टिप्स कोई देता था, स्टॉक ब्रोकर था मेरा, उसके थ्रू करता था। और ज्यादातर क्या होता है, एक सट्टेबाजी, अब समझ लो गैम्बलिंग की तरह था उस दिन में। जैसे ज्यादातर लोग बाहर जो करते हैं वैसे ही करते, रिटेल इन्वेस्टर था। तो मैं एक पक्का फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री के अंदर एक रिटेल इन्वेस्टर था, ठीक है, बिना कोई जानकारी के कि क्या असलियत होती है स्टॉक मार्केट के बारे में। तो 20 साल मैंने ऐसे ही चला लिए, और उस कोशिश में आप समझिए कि मेरी गोदरेज की कबर्ड पूरा भरपूर डेड स्टॉक्स से भरे हुए पेपर पेपर जिसका नाम का मतलब नहीं होता है। फिर जब मेरे को मौका आया कि मैं बैंकिंग से एसेट मैनेजमेंट ज्वाइन करूं, तभी मैंने सेल्स की तरफ से ज्वाइन किया था। तो ये हो गए अभी 16-17 साल हो गए। अभी अगले में, इस महीने में 17 साल कंप्लीट करूंगा। तब मेरे को एक जानकारी आई फंडामेंटल इन्वेस्टिंग के बारे में, मार्केट के बिहेवियर के बारे में। तो बिफोर 2005 और आफ्टर 2005 सुनील सुब्रमण्यम बहुत अलग तरीके से। अब मैं एक काम इन्वेस्टर, क्योंकि अभी नॉलेज है, जानकारी है, मार्केट की सिक्लिकलिटी का समझ आ गया है। तो लास्ट 15 ईयर से जो मैं कर रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ कि सही दिशा में कर रहा हूँ, सही तरह से कर रहा हूँ। बट पहले जो 20 साल थे, वो तो एकदम, उसमें से मैं कहूंगा कि शायद मेरे पास 3 स्टॉक है जो कि मैंने
80 के जमाने में खरीदा था, मगर आज भी वो मल्टीबैगर बन के अभी भी मेरे पोर्टफोलियो में है। पर उसको छोड़ के बाकी समझिए 50-60 के स्टॉक बस खाली पेपर की वर्थ है उसकी। राइट, तो सर कह सकते हैं कि एवरी मास्टर वाज वंस अ बिगनर। तो आपने भी बिल्कुल यस सब एक आम व्यक्ति की तरह जो है वो शुरुआत करी। मगर मगर एक चीज है उसमें, उतनी गलतियों से ही मेरी सीख भी ज्यादा बढ़ी। जितना गलती कर सकते हैं आप उसको करने की भी जरूरत है, क्या कि गलती करते हैं तो छोटे रकम से कीजिए और राइट, जब समझदारी से निवेश करते हैं तब आप रकम बड़े बढ़ाइए। रकम से कीजिए। राइट, राइट। सर एक चीज़ आपने अभी बताई कि आप सेल्स में, आप एएमसी में आए थे, एसेट मैनेजमेंट में आए थे, एसेट मैनेजमेंट कंपनी में, एंड नाउ उस पोजीशन से इस पोजीशन पे आना, तो ये जर्नी कैसी रही और ये कैसे हुआ, ये ट्विस्ट कैसे आया? ये ऐसे हुआ कि ये एक पर्सनालिटी मैं कहूंगा कि एक सेल्स वाला जब जाके रोड शोज करता है, डिस्ट्रीब्यूटर को मिलता है ना, एक तरफ वो जो फंड मैनेजमेंट टीम प्रिपेयर करती है उसको रगड़ के, जैसे एग्जाम में हम मग अप करके जाके एग्जाम में रिप्लाई देते हैं ना क्वेश्चन आंसर का, उस तरीके से हैंडल किया जा सकता है, या उसके पीछे जाके उसकी समझ फंड मैनेजमेंट टीम के साथ बैठ के ये क्यों आप ऐसे कह रहे हो, इकोनॉमी में क्या है। मैंने बहुत पढ़ाई भी की इकोनॉमी के बारे में, मैंने सेपरेट सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स भी पढ़ी सेल्स में ज्वाइन करने के बाद। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेरे को सेल्स में होने के बावजूद मेरी ओवरऑल इन्वेस्टमेंट साइड की नॉलेज बहुत बढ़ गई। फिर फीडबैक आई थी डिस्ट्रीब्यूटर से, सर आप इतना अच्छा बात करते हो, आप इतना फंड मैनेजर की तरह बात कर रहे हो, तो उससे मेरे भी इंटरेस्ट और सीखने में, और मैंने बहुत टाइम अपने फंड मैनेजमेंट टीम के साथ बिताया है कि आफ्टर ऑफिस आवर्स जाके उनके साथ बैठना, समझना। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम इसलिए क्या हुआ कि जब मौका आया कि एएमसी में एक सीईओ की जरूरत थी, डिप्टी सीईओ, तब सेल्स साइड से मुझे चुना गया क्योंकि मेरी नॉलेज लेवल इन्वेस्टमेंट साइड भी बहुत बेहतरीन थी। तो मैं मेरी पर्सनल हार्डवर्क, मेरी इंटरेस्ट इकोनॉमी, मार्केट और इन्वेस्टमेंट्स में, ये एक कारण कहूंगा मैं। हर सेल्स का बंदा सीईओ नहीं बन सकता है और ओवरऑल मार्केट या इकोनॉमी के बारे में जानकारी नहीं ले सकता। वाह, मतलब सर यही एक्सपीरियंस है जिससे आज हम सीखना चाहते हैं, यही एक्सपीरियंस है जिससे आज हम बातचीत करेंगे। तो सर अब थोड़ा मार्केट रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में बातचीत करते हैं। जरूर। सबसे पहले सर, अभी अगर हम इसी साल को देखें, कुछ महीनों पहले रिसेशन का डर सता रहा था और आज शायद उसके बारे में कोई बात भी नहीं कर रहा है। मार्केट्स भी जो है वो एक अच्छा फ्लो दिखा रही है हमें, मतलब अच्छी जगह, अच्छी तरह जा रही है। आई थिंक वी आर नॉट टू फार फ्रॉम 18,000 मार्क ऑफ निफ्टी। तो इस पे क्या थॉट प्रोसेस है, इतनी जल्दी सिनेरियो कैसे चेंज हुआ और एक रिटेल इन्वेस्टर को इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? देखिए, ये सिनेरियो चेंज जो हुआ वो रिटेल इन्वेस्टर के लिए हुआ है। मार्केट में कुछ बदलाव नहीं आया है। मैं समझिए मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो रिसेशन का जो शब्द आपने इस्तेमाल किया, वो हमारे पेपर, हमारे मीडिया ने उसको भयंकर बढ़ा दिया था। जबकि मेरे ख्याल में पिछले कोविड का पहले साल को छोड़कर, राइट, कहीं पे इंडिया का कोई रिसेशन का रुझान ही नहीं था। ये पूरी रिसेशन की बात अमेरिका और यूरोप में चल रही थी, मगर क्योंकि मीडिया वाले ने इतना उसको हाईलाइट किया तो लोगों का ये एक सोच आ गया कि क्या इंडिया में रिसेशन चल रहा है, तो वो एक डर आ गया था। मगर मेरे मन में इंडिया में बिल्कुल, आप इकोनॉमिक डेटा देखिए देखिए, पोस्ट कोविड के बाद बाउंस बैक, वी शेप रिकवरी सबसे फास्ट इंडिया का हुआ। कोविड को थ्रू वैक्सीनेशन एंड मेडिसिन कंट्रोल करना सबसे पहले इंडिया ने किया। इनफैक्ट हमने एक्सपोर्ट भी किया वैक्सीन को। और तीसरी तरफ हमने जो कोविड के टाइम में बाकी के इकोनॉमी में बहुत गलतियां की कि उन्होंने सोचा कि हमारे लोगों को पैसा बांटे दें। यानी अमेरिका में देखा $3,600 हर व्यक्ति के हाथ में उन्होंने पैसा भरा, जाके खर्चा करो। हमारी गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया। कुछ एक भी रुपया उसने रिटेल निवेशकों को या रिटेल कंज्यूमर को हाथ में पैसा नहीं दिया। पूरा का पूरा जो उनको एक गैप मिला कि रेटिंग एजेंसी ने कहा इस साल हम फिस्कल डेफिसिट को बहुत सीरियसली नहीं देखेंगे क्योंकि बहुत कोविड वाला हादसा हुआ है, तो आपको थोड़ा लीवे देते हैं। उस लीवे को हमारी गवर्नमेंट ने रिफॉर्म्स और कैपिटल गुड्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर के तौर पर दिया, तो हमारे जीडीपी को भी उससे सपोर्ट मिला। तो ये बात है कि इंडिया एक शाइनिंग स्टार है एक रिसेशनरी वर्ल्ड में। जैसे कहते हैं ना, इन द लैंड ऑफ द ब्लाइंड, राइट, द वन आइड मैन इज किंग। तो अंधों में इंडिया काना की राजा। हालत में कहूंगा कि बाहर पूरे रिसेशन में इंडिया एक शाइनिंग लाइट है। हमारी जीडीपी ग्रोथ 6 से 7% की लेवल में ही रख रहे हैं। तो अब क्या हुआ है, मार्केट में क्यों गिरावट आया और मार्केट में क्यों बढ़ा, उस दो आपका असली सवाल वही था कि क्या बदलाव आया है मार्केट में। क्योंकि इकोनॉमी मेरे ख्याल में कुछ बदलाव नहीं आया। मार्केट में बदलाव यह आया कि जब वो रिसेशन की फोर्सेस आने लगी ना,
तो क्या हम्म, हुआ कि इंटरेस्ट रेट का जो हाइक करना जरूरी सोचा फेड ने और ईसीबी ने, राइट? हम्म, अब ध्यान से सुन लीजिए। तो वो इंटरेस्ट रेट हाइक के कारण इनिशियली क्या हुआ, यूएस में डेट मार्केट की इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए। तो कुछ एफआईएस ने इंडिया से पैसा निकाला और अपने ही देश में डेट मार्केट में निवेश किया, क्योंकि उधर अभी दुगना रिटर्न मिल रहा था। तो थोड़ा बहुत हम्म, एफआई का पैसा हमारे देश से बाहर निकला। दूसरी तरफ क्या हुआ कि रशिया यूक्रेन क्राइसिस के कारण तेल के दाम बहुत जबरदस्त बढ़ गए थे वर्ल्ड में। जब हम्म, तेल बढ़ता है तो ये हानिकारक इंडिया के लिए सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि 85% अपना तेल हम इंपोर्ट करते हैं। हम्म, तो एफआईएस के मन में एक डर आ गया, क्या इंडियन इकोनॉमी में इसका बहुत बुरा असर आएगा। एक तरफ ट्रेड डेफिसिट के ऊपर, फिस्कल डेफिसिट के ऊपर, एक तरफ इन्फ्लेशन के ऊपर, एक तरफ क्या गवर्नमेंट कैपेक्स के ऊपर खर्चा कर पाएगी अगर फिस्कल डेफिसिट इतना बढ़ गया, और कॉर्पोरेट स्टॉक मार्केट में अगर तेल का दाम बढ़ गया तो क्या वो कॉस्ट इंक्रीज को पास ऑन करते हैं कंज्यूमर तक। तो इतने सर, और उसके ऊपर करेंसी के ऊपर क्या बहुत बुरा असर आएगा, क्योंकि इतना हमारा ऑयल का प्राइस दुगना हो गया तो उतने डॉलर की भी जरूरत पड़ेगी। ये सब एक डरावट के कारण अक्टूबर, जब ये रशिया यूक्रेन की वॉर शुरू हुई, अक्टूबर से जून तक करीबन 2.5 लाख करोड़ पैसा एफआईएस का बाहर निकल के थोड़ा हम्म, गया वापस यूएस में, और थोड़ा गया उन कंट्रीज को जहां पे कमोडिटी एक्सपोर्टर्स रहे हैं, हम्म, जैसे ब्राजील, हम्म, राइट? तो उन देश में निवेश करके उनको उसका लाभ देखना था। वेरएस इंडिया हम्म, इंपोर्टर है, कमोडिटी प्राइस बढ़ती है तो इंडिया में नुकसान दिख रहा था। तो हम्म, इसलिए उतना पैसा बाहर गया तो मार्केट में नेगेटिव रिटर्न्स आई। हम्म, मगर अब देखिए कि उधर इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया कि 1.5% पे था अमेरिका में जनवरी 2021 में इन्फ्लेशन, आज 9% के करीब है। इतना जबरदस्त इन्फ्लेशन के बढ़त के कारण वो इंटरेस्ट रेट्स को दुगने स्पीड से बढ़ा रहे हैं। मगर क्या होगा, अगर इंटरेस्ट रेट्स को इतना बढ़ाया तो उधर डिमांड मरेगा, और डिमांड मरेगा तो रिसेशन आएगा, तो रिसेशन आएगा तो ऑयल का दाम फिर कटेगा। तो ये हालत ऑलरेडी आपने देखा, ऑयल अभी 90 के नीचे आ गया है, 125 के लेवल से नीचे आ गया। अब एफआईएस की सोच में बदलाव आ गया। हम्म, अरे यार, अब ये रिसेशन सामने आने वाला है तो ऑयल तेल का दाम अगर कटेगा तो हम्म, सबसे बेनिफिट होने वाला है इंडिया को, इंडिया को। क्योंकि जो नेगेटिव उन्हें पहले सोचा था अब वो पॉजिटिव बन गए। तो जुलाई हम्म, 1 से आज तक 60,000 करोड़ का एफआई फ्लो आ गया है। ढाई हम्म, लाख करोड़ बाहर गया, 60,000 करोड़ अंदर आया। और इस बार जब वो हम्म, अंदर आए, डोमेस्टिक इक्विटी इन्वेस्टर्स का भी सपोर्ट बहुत जबरदस्त था स्टॉक मार्केट के लिए। 12,000 करोड़ एसआईपी के थ्रू आ रहा है। तो एफआई की बाइंग और डोमेस्टिक की बाइंग दोनों ने मिला के अब मार्केट को वापस वो 18,000 में निकाला। तो बदलाव हुआ है बस दो ही हम्म, चीज से, कि हम्म, एक, एफआई की आउटलुक टू इंडिया में एक पॉजिटिव आउटलुक। हम्म, सेकेंड, तेल की गिरावट से इंडियन हम्म, इकोनॉमी में बहुत अच्छा बेनिफिट आएगा, क्योंकि इंपोर्टेड इन्फ्लेशन भी कम होगा। हम्म, हमारी कॉर्पोरेट कंपनियों की मार्जिन भी बढ़ेगी क्योंकि तेल का हम्म, दाम घटता है। तो हम्म, ओवरऑल एक बहुत पॉजिटिव स्थिति, अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ, अच्छी हम्म, ईपीएस ग्रोथ, और एक अच्छा इंटरेस्ट रेट का और इन्फ्लेशन का कंट्रोल, ये और अपने स्टॉक मार्केट को एक दुगनी तरफ से तेजी दिलवा रहे हैं। तो यही है बदलाव। ये रिसेशन टू नॉन रिसेशन वाली बात नहीं है। बात यह है कि एफआई की सोच हम्म, इंडिया के ऊपर बदल गई है, फ्रॉम अ बदल गई। नेगेटिव आउटलुक टू पॉजिटिव आउटलुक। राइट, क्या और बात अब है सर। सोचिए कि फ्यूचर के लिए हम्म, 2.5 लाख करोड़ गया बाहर, 60,000 करोड़ ही वापस आया है। अभी करीबन 2 लाख करोड़ वापस आने को बाकी है। जब वो आ जाएगी, जब तेल का दाम कटते जाएगा, वो भी पैसा आएगी, तो मार्केट समझिए नई हाइस तक आसानी से पहुंच सकती है आने वाले राइट, दिनों में। राइट। ऑन अ अनरिलेटेड नोट सर, आपकी एनर्जी टुवर्ड्स द नॉलेज ऑफ मार्केट एंड द पैशन टुवर्ड्स द मार्केट वो बिल्कुल दिखता है। और मैं बहुत इंस्पायर हूँ, आई होप मैं भी इतनी एनर्जी मेंटेन कर पाऊँ जब तक हम लोग ये शो कर रहे हैं। ग्रेट सर, एक क्वेश्चन मेरे पास आता है कि जैसे आपने ये बताया कि अभी जो तेल के बारे में हम लोग बातचीत कर रहे थे सर, एक इसी से रिलेटेड चीज़ जो है आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है, ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बोल लीजिए, या एक पूरा का पूरा एक थीम चल रहा है कि भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का फ्यूचर जो है बहुत अच्छा दिख रहा है, और लोग बाग उसको माइंड में रखते हुए भी अपनी स्टॉक मार्केट में भी स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं कि कौन सी कंपनीज जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल से डील करती हैं या किसी तरह उससे जुड़ी हुई हैं। इस पे इलेक्ट्रिक व्हीकल थीम पे आपका क्या टेक है एज ऑफ नाउ? देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल में क्या है कि अल्टीमेटली, देखिए, लिथियम आयन बैटरी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल को चलाती है वो अल्टीमेटली नेचुरल रिसोर्सेज से ही बनती है।
तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के पूरा एक ग्रीन एनर्जी मैं नहीं समझूंगा, राइट। वहां पे हमें बचत आएगी, क्योंकि जो पेट्रोल इस्तेमाल होता है गाड़ी के चलाने में, डीजल इस्तेमाल होता है, उसमें शायद कमी आ सकती है। मगर अल्टीमेटली सोर्स ऑफ एनर्जी अभी भी एक नेचुरल रिसोर्स ही है जो लिमिटेड है। लाइक अल्टीमेटली ये वाली बात जो ग्रीन एनर्जी और लेस डिपेंडेंट ऑन ऑयल की बात आगे बढ़ेगी जब 3 क्षेत्र में हमें बहुत जबरदस्त एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट के जरिए नई कुछ इनोवेशन आती है। ये होगा विंड मिल, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी और हाइड्रोजन यानी वाटर से एनर्जी। देखो ये तीनों लिमिटलेस रिसोर्स है और इसके इस्तेमाल करने के कारण वो रिसोर्स कम नहीं होता है। अब सूर्योदय को लीजिए, सूर्य से हमने सोलर उठाया, सूर्य क्या कम होने वाला है? बिल्कुल नहीं। पानी, भरपूर पानी है वर्ल्ड में, तो पानी को ब्रेक करके H2O जो पानी का फॉर्मूला है उसमें से H को निकाल के वो हाइड्रोजन पावर्ड एनर्जी आएगा ना, वो लिमिटलेस रिसोर्स है। और विंड एनर्जी तो पूछिए मत, जहां पे भी विंड चलता है तो एनर्जी। तो जब वर्ल्ड एक ये तीनों में से एक में एक लो कॉस्ट हाई एफिशिएंसी एनर्जी प्रोड्यूसिंग मैकेनिज्म को R&D के जरिए जब डिस्कवर करेंगे, तब मैं कहूंगा कि ये ऑयल और फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर डिपेंडेंसी जबरदस्त कम हो सकता है। अब के लिए ये ईवी का रेजोल्यूशन थोड़ा चेंज करेगा, क्योंकि अल्टीमेटली पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन जैसे टू व्हीलर और कार में ही इसका असर दिखेगा। मेरे को नहीं लगता है कि कमर्शियल व्हीकल जो डीजल के ऊपर चलती है उसमें ईवी में चला के हम काम चला सकते हैं, बिकॉज उधर स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जगह से दूसरी जगह सामान को पहुंचना, क्योंकि नहीं तो ब्याज लगता है ना सामान को प्रोड्यूस किया उसको बेचने तक। तो एक डीजल पावर्ड उस क्षेत्र में ईवी का मैं कुछ ज्यादा बदलाव नहीं देख रहा हूं, मगर ज्यादातर कंजम्पशन होता है डीजल का थ्रू फ्रेट। जब इकोनॉमिक ग्रोथ मोड में होती है तो वही ज्यादा बढ़ती है ना। तो ईवी का असर एक लिमिटेड असर होगा मेरे ख्याल में, थोड़ा बहुत बचत मिलेगा। मे बी हमारी 85% ऑयल के इंपोर्ट के जरिए वो 75 तक जा सकता है, मगर ज्यादातर इंडस्ट्रियल यूज ऑफ क्रूड और कमर्शियल व्हीकल यूज ऑफ क्रूड में मैं कोई ज्यादा बदलाव नहीं देख रहा हूं। वो एक बात है, मगर फिर भी जो भी डेवलपमेंट ईवी में होता है वो अच्छी बात है, क्योंकि उतना तक हमारी तो नेचुरली सब के सब बड़े मैन्युफैक्चरर आज ईवी के ऊपर अपना ध्यान और फोकस दे रहे हैं। इसके कारण 2-3 पॉजिटिव्स एक स्टॉक मार्केट के जरिए आप देखेंगे तो पहले ईवी का मैन्युफैक्चरिंग के लिए कैपेक्स की जरूरत है, तो कैपेक्स साइकिल को ईवी के कारण एक बहुत बड़ा बूस्ट होगा, क्योंकि वो नई फैक्ट्री, पुरानी अपनी आईसीई फैक्ट्री एक ईवी व्हीकल को प्रोड्यूस नहीं कर सकती है, तो नया कारखाना लगाना होगा, नई मशीन लगने होंगे। तो कैपेक्स साइकिल के लिए ये ईवी की ओर जो नितिन गडकरी ने एक गोल सेट किया है कि देश अब तो इतना हो जाएगा ईवी बाय 2030-35, तो उसके ऊपर ईवी में कैपेक्स का खर्चा आके स्टॉक मार्केट वाली कैपेक्स कंपनीज जो उसको सप्लाई करेगी उनमें अच्छा ऑर्डर बुक देखेंगे और अच्छी प्रॉफिट बनेगी, नंबर 1। नंबर 2, जो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर जितने जल्दी से वो ईवी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं और शिफ्ट करते हैं, उनको लार्जर मार्केट शेयर मिलेगा, क्योंकि पब्लिक में भी ये जानकारी है कि मैं को ईवी, जैसे ही गवर्नमेंट थोड़ा बहुत एक इंसेंटिव देती है, जैसे आज ईवी व्हीकल के लिए खाली 2,000 रुपया है अपना रजिस्ट्रेशन कॉस्ट, राइट, कहीं 2 लाख 3 लाख होता है। तो ये इंसेंटिव के कारण और लोगों में भी एक जानकारी, जैसे आप देखिए एक 5 स्टार एसी का भी थोड़ा डिमांड 1 स्टार एसी से बढ़ रहा है, क्योंकि लोगों को लगता है कि हमें भी कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए। तो लोगों की एक अच्छी सोच के कारण ईवी मैन्युफैक्चर को एक एडिशनल मार्केट शेयर मिलेगी कंपेयर टू नॉर्मल। तो जो कंपनियां ईवी में आगे बढ़ रही है इन टर्म्स ऑफ सेटिंग दिस अप, राइट, उनके लिए मैं कहूंगा कि मार्केट भी एक प्रीमियम वैल्यूएशन देगी उनकी। तीसरी बात यह है कि ईवी अगर सक्सीड होना है तो सबसे इंपॉर्टेंट है चार्जिंग स्टेशंस का अवेलेबिलिटी ऑल थ्रू द कंट्री, राइट। तो उस चीज में जो चार्जिंग स्टेशंस बनाने वाले हैं वो कंपनियों को भयंकर ऑर्डर बुक, और उसमें भी कैपेक्स लगेगा इसमें क्रिएट करने में, उसमें भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मेरे को सामने दिख रही है। और फाइनली मैं बात कहूंगा कि स्टॉक मार्केट में ऐसी ईवी ओरिएंटेड कंपनीज को वैल्यूएशन और ज्यादा मिलने का और एक कारण है, वो ये है कि एफआईआईज के अंदर, राइट, एफआईआई कंपनियों जैसे पेंशन फंड आप लीजिए, राइट, एक एफआईआई, उसमें उनके बोर्ड आज मैंडेट कर रहे हैं कि आप अपने जो इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल में एटलीस्ट 20% ईवी ओरिएंटेड या सस्टेनेबल डेवलपमेंट, राइट, ईएसजी जिसे बोलते हैं, ईएसजी,
ईएसजी। तो हाँ, अगर देखिए कि ईएसजी वाले कंपनी ढूंढने के लिए उनको बहुत ज्यादा चॉइसेस नहीं है, तो सब अगर ईएसजी वाला पैसा इन कंपनियों के पीछे दौड़ा तो नेचुरली डिमांड सप्लाई के कारण इनकी वैल्यूएशन ओवरऑल मार्केट की ओवरऑल ग्रोथ के आगे सामने वैल्यूएशन हायर वैल्यूएशन पे बढ़ जाएगी। तो नेचुरली एक ईवी बेस्ड इन्वेस्टमेंट में आपको ये सब बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो पोर्टफोलियो में एक छोटा अलोकेशन ईवी ओरिएंटेड सेक्टर में रखना बहुत बेनिफिट दे सकता है निवेशकों को। बट इतना मत सोचिए कि ये पूरी दुनिया को बदल देगा, तो पेट्रोल इंजन ही खत्म हो जाएगी, ऐसी बात मेरे को अगले 10-15 साल में नहीं दिखेगी। राइट राइट सर। अब हम बात करेंगे, एक मेरा फेवरेट टॉपिक है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो अभी रिसेंटली सुंदरम एएमसी का एक एनएफओ आया था फ्लेक्सी कैप फंड को लेके, और एज पर दी रिसर्च अप्रॉक्सीमेटली 1679 करोड़ रुपीस का ये एनएफओ रहा, एंड इट इज़ दी आई थिंक सेकंड लार्जेस्ट इन दी हिस्ट्री। तो क्या आपको इसका Yes. रीज़न क्या लगता है कि इन्वेस्टर्स इतना रुझान या इतना झुकाव टुवर्ड्स फ्लेक्सी कैप क्यों दिखा रहे हैं? देखिए बात ऐसी है कि फ्लेक्सी माने लार्ज मिड और स्मॉल, और लार्ज और मिड और स्मॉल में फर्क क्या होता है? लार्ज कंपनियां नेचुरली लार्ज होती हैं, मगर क्या होती है कि उनमें जानकारी, उनकी अर्निंग्स का एक प्रेडिक्टेबिलिटी होता है कि नेस्ले, यूनिलीवर, कोलगेट, बड़े बड़े कंपनियों की इंफॉर्मेशन सबको अवेलेबल होती है, राइट? तो एक नॉलेज लेवल सबके पास होता है। और सेकंड चीज है कि एफआईआईज ज्यादातर इन लार्जर कंपनीज में निवेश करते हैं क्योंकि उनको भी पूरी जानकारी की जरूरत है। और सेकंड चीज, ये कंपनियां होती है इंडियन ब्रांचेस ऑफ द फॉरेन प्लेयर, तो उनको नेस्ले नेदरलैंड्स में उनको अच्छी तरह से पता है, यूनिलेवर यूके में उनको अच्छी तरह पता है। तो जब वो कंपनी इधर मिलती है उनको उनको पूरी जानकारी है अबाउट द वर्ल्ड वाइड पोजिशनिंग ऑफ नेस्ले। और तो वो नेचुरली एक प्रेफरेंशियली कंफर्ट जोन उनको लार्ज कैप कंपनियों से मिलता है। तो लार्ज कैप कंपनियों की हालत ये होती है कि जब एफआईएस आते हैं तो उनकी दाम और वैल्यूएशन बढ़ती है, और एफआईएस निकलते हैं तो पहले उन्हीं से उनका पैसा निकलता है, राइट? तो लार्ज कैप का एक फॉरेनर की आउटलुक से उनकी ग्रोथ होती है। सेकंड चीज ये है कि लार्ज कैप के अंदर सेक्टर ब्रेकअप आप देखें तो उसमें 2-3 बड़े सेक्टर होते हैं। एक आईटी होता है, दूसरा थोड़ा बहुत फार्मा होता है, ये दोनों एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। तो ये और एक कारण है कि फॉरेनर उस एक्सपोर्ट मार्केट को समझते हैं, तो उनको इन कंपनियों के बारे में एक कंफर्ट आता है कि ये इस मार्केट में बेच रही है, उस मार्केट में हमें हालत पता है, इसकी एक्सपोर्ट्स अच्छी बढ़ेगी, तो फॉरेनर्स का कंफर्ट उससे भी आता है। तीसरी बात यह है कि इंडिया के अंदर भी ये वाली कंपनियां एफएमसीजी कंपनीज होती है। अब एफएमसीजी माने फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में चीज क्या है? लो वैल्यू प्रोडक्ट है, मगर बेसिकली नेसेसिटीज है, इसके बिना हम जी नहीं सकते, जैसे साबुन या तेल या शैम्पू, राइट, टूथपेस्ट। ये तो एक प्रेडिक्टेबिलिटी आता है उनके अर्निंग्स में कि जैसे ही पॉपुलेशन बढ़ती है, पेनिट्रेशन बढ़ता है, तो एक स्टेडीनेस उनकी रेवेन्यू स्ट्रीम में आती है एफएमसीजी, राइट? और चौथी एस्पेक्ट होती है बैंकिंग। अगर लार्ज कैप इंडेक्स का 4 भाग करें तो बैंकिंग में भी क्या होता है कि बड़े बड़े बैंक में एक बैंकिंग इंडस्ट्री पूरी वर्ल्ड में सेम तरह चलती है। उसको जानने के लिए इंडिया बैंकिंग या हांगकांग की बैंकिंग या अमेरिकन बैंकिंग में फर्क कुछ नहीं है, सब लोगों से डिपॉजिट लेते हैं, लेंडिंग करते हैं, बात बनी। तो समझदारी एफआईएस की इन चारों सेक्टर में अच्छी होती है, तो वो अपना बाइंग और सेलिंग ज्यादातर उसमें कॉन्सेंट्रेट करते हैं। मगर देश की उन्नति में मिड और स्मॉल कैप कंपनी की हाथ ज्यादा होता है, क्योंकि वो डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन में होते हैं। वो इन्वेस्टमेंट साइकिल, जैसे कैपिटल गुड्स कंपनी, सीमेंट कंपनियां, स्टील कंपनियां, ये देश की ग्रोथ के साथ जुड़ी हुई होती है। अनफॉर्चुनेटली एफआईआईज को उतना जानकारी नहीं होता है इन कंपनियों के बारे में, क्योंकि ये छोटी कंपनी है, उसमें ज्यादा रिसर्च भी कोई नहीं करता है। मगर डोमेस्टिक फंड मैनेजर के पास वो एक शक्ति है कि उनके पास रिसर्च टीम्स है, उनके पास बहुत सारे स्टॉक ब्रोकर्स है जो इन कंपनियों को कवर करते हैं, एक नॉलेज बेनिफिट आता है। और जिसको नॉलेज अर्ली मिलता है ना, वो उधर अर्ली एंट्री करके उसका प्रॉफिट उतना ज्यादा बढ़ता है कैपिटल गेन्स में। क्यों? क्योंकि इंफॉर्मेशन एसिमेट्री, ये अंग्रेजी शब्द मेरे को यूज करना पड़ रहा है, मेरे को हिंदी में इसका इक्विवेलेंट पता नहीं है। एसिमेट्री माने जो आप जानते हैं वो मैं नहीं जानता हूं, सिमेट्री माने मेरे को भी जानकारी है, आपको भी जानकारी है। तो ये इंफॉर्मेशन एसिमेट्री ही सबसे बड़ा आपको अल्फा जनरेटर है। क्योंकि अगर एक कंपनी को एक ऑर्डर आने वाली है या उसकी कुछ कैपेक्स के प्लान्स है जो 2-3 साल के बाद उसके मार्केट शेयर को बढ़ा सकता है,
अगर मैं रिसर्च के कारण मेरी वो जानकारी पहले आ जाती है तो और मैंने वो स्टॉक पहले खरीद लिया तो मेरे को प्रॉफिट उससे सबसे ज्यादा सबसे आगे मिलेगा। तो एक फंड हाउस का ये डोमेस्टिक ओरिएंटेड सेक्टर्स जैसे मैंने कहा कैपिटल गुड्स है, डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन, रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर ऐसी वाली, या ऑटोमोबाइल सेक्टर लीजिए या हाउसिंग सेक्टर लीजिए, यहाँ पे क्या होता है कि एक चीज ये डोमेस्टिक सेंसिटिव है, सेकंड ये सिक्लिकल है। ये सिक्लिकल की बात समझना भी जरूरी है क्योंकि क्या होता है कि इनका फिक्स्ड कॉस्ट हाई होता है इन कंपनियों का, क्योंकि उनके प्रोमोटर की कंट्रीब्यूशन कम होती है, दे आर नॉट वेरी रिच पीपल, तो बैंक बोरिंग ज्यादा होता है उनका, तो बैंक बोरिंग ज्यादा होता है, ब्याज के कांस्टेंट कॉस्ट होता है। जब बिजनेस गिरती है तो ब्याज का कॉस्ट ही उनके प्रॉफिट को, जब 10% उनकी सेल्स गिरती है तो 40% उनकी प्रॉफिट गिरती है, मगर जब बढ़ती है, जब 10% सेल्स बढ़ती है तो 60% प्रॉफिट बढ़ती है। तो ये सिक्लिकलिटी उनके अर्निंग्स में आता है, जैसे इकोनॉमी डाउन होती है तो उनकी अर्निंग्स बहुत गिरती है और इकोनॉमी ऊपर होती है। तो जब डोमेस्टिक इकोनॉमी की हालत अच्छी हो तो आपको मिड एंड स्मॉल कैप में एलोकेशन ज्यादा करने की जरूरत है, और जब डोमेस्टिक इकोनॉमी की हालत इतनी अच्छी नहीं है और एफआई की फ्लो अच्छी है तो लार्ज कैप आपको भयंकर सपोर्ट देंगे। तो अब की हालत क्या है कि एफआईएस बाहर निकले थे, अभी वापसी कर रहे हैं, मगर डोमेस्टिक इकोनॉमी में गवर्नमेंट की कैपेक्स की ड्राइव और ये पीएलआई स्कीम के कारण जो नए कारखाने लग रहे हैं, और प्राइवेट सेक्टर को भी हमारे देश में अभी देखिए कोविड के टाइम में कैपेसिटी यूटिलाइजेशन एकदम 50% के नीचे गिर गई थी, अब वापस बढ़कर 75% के आसपास आ गई है, हमारी लॉन्ग टर्म एवरेज 72 है। तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जब बढ़ती है ना तो लोकल मैन्युफैक्चरर को लगता है कि 2 साल के बाद अगर 10% का भी डिमांड बढ़ा तो तीसरे साल मेरे पास प्रोडक्ट नहीं रहेगी बेचने के लिए, तो आज मेरे को नई कैपेसिटी लगाने की जरूरत है क्योंकि 2-3 साल तो लगते ही हैं फैक्ट्री लगाने में। तो ये कैपेक्स का साइकिल पूरा का पूरा समझे ऑलमोस्ट आपको मिड एंड स्मॉल कैप क्षेत्र में ही आपको उसका बेनिफिट दिखेगा। सेकेंड, डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन की भी बात करी, उधर भी ज्यादातर आपको डोमेस्टिक कंपनीज ही वहां पे डोमेस्टिक डिमांड के ऊपर काम कर रहे हैं। और तीसरी है कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज का लार्ज कैप में भी बैंक्स है, मिड एंड स्मॉल कैप में भी बैंक्स है, और चाहे वो इन्वेस्टमेंट कैपिटल कैपेक्स की तरफ हो या डिस्क्रिशनरी की तरफ हो, दोनों में आपको बैंक लेंडिंग की जरूरत है। आप घर खरीद रहे हैं तो ईएमआई से खरीद रहे हैं, ऑटो कार खरीद रहे हैं तो ईएमआई से खरीद रहे हैं, रेफ्रिजरेटर खरीद रहे हैं तो 0% ईएमआई से खरीद रहे हैं, तो लेंडिंग की बहुत जरूरत है। सिमिलरली एक कैपेसिटी क्रिएशन में भी फैक्ट्री लगाने में 30% ओनर का इक्विटी होता है, 70% बैंक की लेंडिंग होती है। तो बैंकिंग ऐसी एक चीज है जो डोमेस्टिक इकोनॉमी की ग्रोथ में पूरा उसका हाथ बढ़ता है। तो ऐसी हालत में एक पोर्टफोलियो में आज इंडिया का स्थिति है कि धीरे धीरे एफआईएस की वापसी, मगर डोमेस्टिक इकोनॉमी की ग्रोथ एक स्ट्रांग विकेट पे दिख रही है। तो पोर्टफोलियो में लार्ज मिड और स्मॉल तीनों को रख के एक जुगाड़ की तरह, एक तो कभी मैंने लार्ज कैप को बढ़ाया, कभी मिड कैप को बढ़ाया, जहां मेरे को एफआईएस आके खरीदे तो लार्ज कैप की वैल्यूएशन बहुत बढ़ गई तो महंगी लग रही है, उसको बेचो, मिड कैप को खरीदो। ये फ्लेक्सिबिलिटी फ्लेक्सी कैप फंड में ही मिलती है। तो आज सिचुएशन फ्लेक्सी कैप के लिए बहुत बेहतरीन है क्योंकि एक नया फंड के पास पैसा हाथ में है, वो चुन सकता है। एक पुराना फ्लेक्सी कैप फंड को कुछ चीज को बेचने की जरूरत है बिफोर ही कैन बाय अनदर स्टॉक टुडे, बट हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज बैठ के हम पोर्टफोलियो को कंस्ट्रक्ट करेंगे, कुछ भी कंपनी खरीदने के लिए हमारे पास पैसा है क्योंकि कोई बेचने की जरूरत है। 1680 करोड़ हमारे पास हाथ में पड़े हैं, तो इसको आज हम डिप्लॉय करेंगे तो नेचुरली इन्वेस्टर्स के लिए भी इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ और एफआईआई की वापसी दोनों एक अच्छा वेल्थ क्रिएशन का मौका पेश करती है। राइट, क्या बात है सर। अब मुझे एक बात बताइए, मैं आपसे एज अ इन्वेस्टर एक क्वेश्चन पूछता हूँ। तो ये जो चल रहा है कि कहीं स्मॉल कैप में लगाना है, मिड कैप में लगाना है, लार्ज कैप में लगाना है, क्या एक आम इन्वेस्टर को सारी स्कीम्स छोड़ के सिर्फ फ्लेक्सी कैप पे ध्यान देना चाहिए क्योंकि यहाँ पे तो हर चीज़ का मजा मिलेगा? बिल्कुल, आपने मेरी बात मेरे मुंह से उठा लिया। इन्वेस्टर को क्यों अलग अलग स्मॉल मिड और स्मॉल को ढूंढना है ना, फंड मैनेजर के हाथ में छोड़िए, वो डाइवर्सिफिकेशन भी कर देगा। राइट सर, एक बात और बताइए मुझे, क्योंकि हम बहुत अच्छे फ्लो में बातचीत कर रहे हैं। तो एक आम निवेशक को आप क्या बोलेंगे, कितनी स्कीम्स में पैसा लगाना चाहिए? मैं सिर्फ इक्विटी स्कीम्स की बात कर रहा हूँ, मैं डेट की बात नहीं कर रहा। अगर वो इक्विटी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना चाहिए तो क्या बहुत सारी स्कीम्स हों या कोई एक सेट नंबर ऑफ है कि भाई 8 स्कीम 5 स्कीम? आपका रूल ऑफ थंब क्या बोलते हैं? रूल ऑफ थंब नहीं है, इसमें एक एक्चुअल थियरी भी है।
जो कहते हैं थियरी ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। ये कि इसमें कैपिटल मार्केट्स में एक थियरी है कि जब आप खाली एक ही कंपनी और एक ही म्यूचुअल फंड या एक ही स्टॉक को खरीदते हैं तो नेचुरली आपका हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड सिचुएशन होता है उस कंपनी के ओरिएंटेड। और जैसे ही आप दूसरा कंपनी को उसमें जोड़ेंगे, आपकी रिवॉर्ड भी कम होती है मगर रिस्क भी बहुत कम होती है। तो ये डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट कहते हैं कि जैसे ही आप जोड़ते जाएं और एक और स्कीम, एक और स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में, आपकी रिस्क बहुत कम होगी मगर रिवॉर्ड उतना कम नहीं होगा। यानी आपकी रिवॉर्ड वर्सेस रिस्क का रेशियो आपके फेवर में आएगा, मगर उसमें एक लिमिट है। जनरली ये बढ़ती हुई रिवॉर्ड रिस्क का इक्वेशन आपको 20 तक ही आपको पूरा लाभ दिलवा देगी। 20 के बाद लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी आ जाती है कि किसवां स्टॉक या म्यूचुअल फंड का स्कीम 22वां 23वां आपको उतना बेनिफिट नहीं दिलवाती है जितना पहले 20 ने आपको दिया। तो 20 एक अच्छा स्वीट स्पॉट है। अगर आपको थोड़ा डर है तो 30 तक भी ले जा सकते हैं। 30 और स्कीम उससे बोल रहे सर ज्यादा आप, स्कीम 30 स्कीम्स आप बोल रहे हैं? 20 स्कीम, क्योंकि 20 फंड मैनेजमेंट स्टाइल्स, क्योंकि हर एक फंड मैनेजर की सोच अलग होती है, स्टाइल अलग होती है। कोई ग्रोथ इन्वेस्ट होता है, कोई वैल्यू इन्वेस्ट होता है, कोई ज्यादा लार्ज कैप के ऊपर फोकस करता है, कोई ज्यादा स्मॉल कैप के ऊपर फोकस करता है, कोई ज्यादा बैंकिंग सेक्टर को अच्छा जानता है, कोई तो हर एक व्यक्ति की सोच और पॉइंट ऑफ अराइवल भी डिफरेंट होती है ना। तो आप अगर 20 डिफरेंट स्कीम्स को चुनेंगे, मेरे ख्याल में पूरा डाइवर्सिफिकेशन का जो बेनिफिट है वो आप उठा पाएंगे। अगर आप में डर है कि क्या मैंने सही चुना ये 20 को, तो चाहे और 10 को भी जोड़ दिए, मगर 30 से ज्यादा स्कीम्स मत रखिए। उसका पूरा बेनिफिट जो है वो बहुत मार्जिनल है, इज नॉट वर्थ इट। तो 20 to 30 म्यूचुअल फंड स्कीम्स को आप रखेंगे, वो काफी है आपको पूरा एक डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट आपको दिलवाना। सर एक लेमैन इन्वेस्टर क्वेश्चन और पूछूंगा आपसे। 20 स्कीम्स आपने बोली, राइट? 20 स्कीम मुझे जो समझ आता है, ऑन एन एवरेज एक स्कीम के अंदर 20-30 स्टॉक्स तो होते ही हैं। एक स्कीम के अंदर 20-30 स्टॉक्स तो होंगे। एवरेज 50 स्टॉक्स रखिए, राइट। अगर राइट 50 स्टॉक्स रखते हैं तो 20 स्कीम का मतलब जैसे सर 1000 स्टॉक्स या ओवरलैपिंग को हम इसमें देखें? नहीं, क्योंकि आप देखें तो मार्केट के अंदर ये 20 स्कीम में अंदर कुल मिला के आपको 150 स्टॉक ही मिलेंगे। ओवरलैपिंग होगी क्योंकि ओवरलैप होता है, क्योंकि मार्केट के अंदर देखिए लार्ज कैप का डेफिनेशन है टॉप 100 स्टॉक्स, मिड कैप का है नेक्स्ट 250 स्टॉक्स, और स्मॉल कैप का है 12। तो कोई भी पोर्टफोलियो में आप लार्ज कैप जो खरीदता है ना, हाई डिग्री ऑफ ओवरलैप रहेगा। इतना कॉन्ट्रा व्यू नहीं हो सकता है एक दो फंड मैनेजर के बीच में ना, कि मैं बैंकिंग में पॉजिटिव हूं, मैं बैंकिंग में नेगेटिव हूं। बहुत नहीं है, कोई ज्यादा ओवरवेट होगा, कोई कम ओवरवेट होगा। तो बाय एंड लार्ज मार्केट में थिंकिंग, क्योंकि रिसर्च तो है, डेटा जो है सबको अवेलेबल है, सबको वही एक सेम डेटा सोर्स से ही मिलती है। तो डिफरेंशिएशन उतना ज्यादा नहीं होगा कि बहुत लोग बहुत स्टॉक्स डिफरेंटली चुनेंगे। तो मैं कहूंगा कि इन 20 स्कीम्स के अंदर मेरे को मे बी 150, मे बी 200, बस। उससे ज्यादा आपको, जैसे आपने 20 into 50 1000 स्टॉक की बात नहीं होगी। राइट, मतलब ओवरलैपिंग होगी, राइट होगी। एक थॉट मैं और जानना चाहूंगा फ्लेक्सी कैप के लिए। अगर वैसे तो हमने इसको कवर कर लिया है, बट मैं फिर भी एक आम निवेशक के लिए अगर ये मैसेज दिलवाना चाहूँ सिंपल भाषा में, व्हाट इज द फ्लेक्सी कैप फंड, तो कैसे बताएंगे आप? तो मैं कहूंगा कि आपको खाने की इच्छा है, आप एक अच्छे क्या कहते हैं, खाने में मजा लेते हैं, तो आप आज चाइनीज खाएंगे, कल साउथ इंडियन खाएंगे, फिर आपको परसों आके इटालियन खाना पसंद होगा, राइट? हर दिन आपको चॉइस करने की जरूरत है। और आपको उसमें क्या होता है कि हर रोज थोड़ी चाइनीज खा सकते हैं, हर रोज थोड़ी इटालियन खा सकते हैं। तो शायद अगर आप गए, आपकी दिलचस्पी है, मगर बस हफ्ते में एक बार आपको बाहर खाने का मौका मिलता है, बाकी तो बीवी घर में बैठ के घर की खाना खिलाती है एक, मगर आपकी इंटरेस्ट इन सब चीजों में है। तो अगर एक ही प्लेट में आपको चाइनीज भी मिले, साउथ इंडियन भी मिले और इटालियन भी मिल जाए, या आपको तंदूरी भी मिल जाए, कितनी बड़ी बात होगी, क्योंकि आपकी पूरी ख्वाहिशें आप एक ही प्लेट से फुलफिल कर सकते हो। तो सिंपल सी बात है कि एक ही अपना म्यूचुअल फंड से आप लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, तीनों की जो एक वेल्थ क्रिएशन का बेनिफिट है, आप एक ही प्लेट में बैठे बैठे करा दीजिए। और इसके पीछे क्या है, एक वेटर वेटर्स है जो आपका एडवाइजर है, और दूसरा शेफ है जो मैन्युफैक्चरर है। वो शेफ आपको अपनी पसंद की तरह, आपके टेस्ट बड की जरिए वो खाना आपको बना के दे देगा ना। तो इसे और क्या चाहिए आपको, बैठे बैठे आप सभी चीजों का
फायदा फ्लेवर ले उठाइए सकते हैं। एक ही स्कीम में निवेश करके। यह मैंने एक बहुत अलग से हटके से आपको रिप्लाई दिया। राइट राइट, नहीं बट बिल्कुल क्लियर है कि भाई फ्लेक्सी कैप मतलब आपको हर चीज़ का, चाहे वो स्मॉल कैप हो, लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, और इवन कुछ और भी डिफरेंट सोर्सेज हो, उनका आपको फ्लेवर जो है यहाँ पे मिल जाएगा। ग्रेट। अब फ्लेक्सी कैप पे एक और क्वेश्चन है, एक एक आम निवेशक को क्या टाइम होराइजन रख के आना चाहिए फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, एक मिनिमम टाइम होराइजन उसे क्या फिक्स करके आना चाहिए? ठीक है, मैं कहूंगा कि कोई भी इक्विटी इन्वेस्टमेंट, चाहे वो फ्लेक्सी कैप हो या लार्ज कैप मिड कैप हो, आपको 3 से 5 साल का रुझान रखना चाहिए। क्यों मैं कह रहा हूं ना, कि मार्केट वेरी ऑफन क्या होता है ना, एक प्रिडिक्टर ऑफ द फ्यूचर कहते हैं ना। तो बैड न्यूज आ रही है तो मार्केट करेक्ट होता है, तो गुड न्यूज आ रही है तो मार्केट पहले से ही बढ़ जाता है। तो शॉर्ट टर्म में आपको न्यूज फ्लोस इतने सारे आते हैं, फेड की तरफ से, ईसीबी की तरफ से, हमारी गवर्नमेंट की तरफ से, रिजर्व बैंक की तरफ से। तो मार्केट में एक वॉलेटिलिटी जारी रहती है। और अगर आपको एक पॉइंट में पैसा चाहिए और उस पॉइंट में शायद मार्केट की आउटलुक ठीक ना हो, तो वो एक रिस्क बनता है। तो 1 साल 2 साल में शायद मार्केट बढ़िया रिटर्न दिलवाए, मगर शायद बढ़िया लॉस भी दिलवा सकते हैं। मगर जैसे ही आपका टाइम होराइजन आगे बढ़ता है, वो चांस ऑफ लॉस बहुत मिनिमाइज होता रहता है, क्योंकि एक फ्लैटनिंग हो जाती है। क्योंकि फंड मैनेजर भी एक स्टॉक को खरीदता है, बेचता है। जो आप एसआईपी करे या ना करे, फंड मैनेजर एक्चुअली आपके पैसे से एसआईपी कर रहा है मार्केट में। यानी वो रुपी कॉस्ट एवरेज का बेनिफिट उठा रहा है, जब प्रॉफिट ज्यादा हो उसको बुक कर रहा है। तो मेरे ख्याल में 3 साल से 5 साल, इनफैक्ट 5 साल तक अगर आप रहे ना, मैंने डेटा ये देखा है कि पिछले 20 साल में किसी निवेशक ने अगर 5 साल के लिए निवेश रहा है, तो कभी उसको लार्ज कैप में नुकसान नहीं मिला है, और मिड कैप में 5% ऑफ द टाइम ही नुकसान मिला है, और स्मॉल कैप में 12% टाइम ही उसको नुकसान मिला है। अगर 10 साल तक गए तो समझे नुकसान का चांस 0 है, राइट। मगर एक 3 to 5 ईयर टाइम फ्रेम में आप रख सकते हैं, क्योंकि आज आउटलुक इकोनॉमी की अच्छी है, आउटलुक मार्केट्स की अच्छी है। तो एक 3 to 5 ईयर टाइम फ्रेम मन में रख के आप कीजिए। और आप, मैं ये भी एक सलाह दूंगा कि जब भी आप ये निवेश करते हैं ना, आपका गोल क्या है वो एक कागज में लिख के आप ड्रॉ में लगा दीजिए। क्योंकि लोग क्या होता है ना, जब दुगना होता है पैसा, 3 गुना होता है, तो ग्रीडी बन जाते हैं, और मैंने देखो मेरे को अभी 6 गुना उसको बढ़ाना। नहीं नहीं नहीं, जब आपने निवेश किया, आपके मन में 3 गुने से आप संतुष्ट थे ना, तो निकालो पैसा। तो ये एक जब निकालना है, वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो मैं कहूंगा कि आप 3 to 5 ईयर टाइम फ्रेम रखिए, और एक गोल भी रखिए कि मेरे पैसे का इतना बनना है। और राइट। जब वो बनता है, चाहे 3 साल 1 महीने में या 5 साल की 2 महीने में, तब आप निकाल लीजिए, क्योंकि आपकी गोल जो हुआ है वो पूरा हो चुका है। तो एक वो गोल को ही 3 to 5 ईयर्स प्लस टाइम फ्रेम में रखिए, और सेकंड, जब वो गोल आप प्राप्त करें, तो ऑटोमेटिकली आप निवेश से बाहर निकले, और उसके बाद फ्रेश डिसीजन ले ले कि मैं क्या करूंगा आज। बट पहले वो पैसे को हाथ में देखिए ना, बुक करिए राइट। प्रॉफिट, और हाथ में फील कीजिए, बैंक अकाउंट में फील कीजिए उसको। और चाहे आपको कुछ बेंच कार खरीदना हो तो बेंच को खरीदिए, चाहे आपको हॉलिडे में जाना हो जाइए, पैसे का एडवांटेज उठाइए और उस बेनिफिट को फील कीजिए। लोग, बहुत से लोग क्या होते हैं ना, पेपर में इसको बढ़ते हुए देखते हैं, पेपर में ही वो गिर जाता है, बस उसका फायदा नहीं उठा पाते। राइट, तो अपने गोल्स जब पास आ जाएं या जब गोल्स आपके अचीव हो जाए, तो प्रॉफिट बुक करके उसे एंजॉय कीजिए। राइट। एक से मुझे और बात पूछनी है, अब हर कैटेगरी में भीड़ हो गई है, फ्लेक्सी कैप में भी सब बहुत सारे फ्लेक्सी कैप आते जा रहे हैं, सुंदरम का भी हमारे पास फ्लेक्सी कैप अब आ चुका है। सो हाउ टू चूज अ गुड फ्लेक्सी कैप फंड? क्या पैरामीटर्स, क्या हमें कोई चेकलिस्ट है, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? मैं कहूंगा कि आपको फ्लेक्सी कैप फंड ऐसी चुननी चाहिए जहां पे उस फंड हाउस में आप लार्ज कैप फंड को देखिए, मिड कैप फंड्स को देखिए, स्मॉल कैप को देखिए, उनके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो के अंदर वो कैसी ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम परफॉर्म कर रही है देखिए। क्योंकि अल्टीमेटली वो रिसर्च, और वो रिसर्च स्किल सेट, वो डाइवर्सिफिकेशन का स्ट्रेंथ जो वो फंड मैनेजमेंट टीम ने अपने लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप फंड में डेमोन्स्ट्रेट किया है, देन द प्रोबेबिलिटी की उनकी मिड कैप की स्टॉक सिलेक्शन, स्मॉल कैप की स्टॉक सिलेक्शन बेहतरीन रहेगी। तो मैं कहूंगा कि ये इंडिविजुअल स्किल्स ऑफ मैनेजिंग दीज फंड्स जिस फंड हाउस के पास अच्छी है, तो वो शायद फ्लेक्सी कैप में उस पूरा चीज का फायदा दिखा सकती है आपके लिए। तो मैं कहूंगा ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ द फंड, देखिए फ्लेक्सी कैप फंड के ही ट्रैक रिकॉर्ड से भी कुछ जानकारी आ सकती है, मगर इट इज नॉट नेसेसरी कि जो पास्ट में अच्छा किया वो फ्यूचर में भी अच्छा करेंगे।
राइट। तो मैं कहूंगा कि आप उनके लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड और स्मॉल कैप फंड की परफॉर्मेंस देखिए ओवर अ लॉन्ग पीरियड, कैसे उन्होंने डाउन टर्न में कैसे बॉटम साइड को प्रोटेक्ट किया, कब अपसाइड, कब मार्केट मार्केट और इकोनॉमी अच्छी करिए कैसे उन्होंने लाभ उठाया उसका। क्योंकि एक फ्लेक्सी कैप का खास चीज क्या होता है कि डाउन टर्न में वो उसको आपको डाउन साइड से प्रोटेक्शन दिलवाएगी और अप टर्न में फायदा भी उठाएगी। नहीं तो खाली आपको फायदा ही चाहिए तो स्मॉल कैप में रख के जब फायदा होता है देखते रहिए, मगर क्या है कि डाउन टर्न में बहुत गिरावट आ जाती है स्मॉल कैप। तो फ्लेक्सी कैप का होता है कि एक ऑप्टिमाइजिंग द अपॉर्चुनिटी इन द मार्केट, करेक्ट। तो इसलिए फ्लेक्सी कैप को जज करने में आप उनके इंडिविजुअल स्कीम्स का पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखकर फिर देखिए कि क्या ये मिड कैप में मेरे को अल्फा जनरेट कर सकते हैं, ये स्मॉल कैप में मेरे को अल्फा, तब वो फ्लेक्सी कैप में शायद आपको वो प्रॉफिट दिलवा सकते हैं। राइट, राइट सर। एक आपके जितने भी फंड्स हमने देखे हैं, तो जितनी भी कैटेगरी है बेसिकली, तो कुछ आपने एक मैस्कट बना रखे हैं उसके लिए, कोई सुमो रेसलर है, कहीं पे एलिफेंट हाँ, है, करेक्ट करेक्ट तो वो करेक्ट। उसका क्या इम्प्लीकेशन, मतलब उसका क्या मैसेज पोर्ट्रे हो रहा है? देखिए, ये इसमें छोटा बदलाव आपने फ्लेक्सी कैप से भी किया। इससे पहले जो भी आपने मैस्कॉट दिखाया उस मैस्कॉट से हम फंड का एक मैनेजमेंट स्टाइल और परफॉर्मेंस स्टाइल को हम पेश करना चाहते थे एक आम आदमी को, एक पिक्चर, अ पिक्चर स्पीक्स 1,000 वर्ड्स कहते हैं राइट। ना। तो उसी बात तो हमने लार्ज कैप के लिए सूमो दिखाया, क्योंकि सूमो क्या होता है, सूमो रेसलर, अगर आपने सूमो रेसलिंग का मैच देखा होगा तो उसके पास स्ट्रेंथ भी है, फ्लेक्सिबिलिटी भी है, एजिलिटी भी है। तो खाली साइज के कारण ऐसा नहीं कि वो एक जगह बैठ गया, नहीं, वो तीनों क्षमता, तो वो लार्ज कैप के अंदर वो तीनों एक कैरेक्टरिस्टिक्स एक लार्ज साइज स्टॉक्स के अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी और ये भी दिलवा के आपको रिटर्न, वो एक एग्जाम्पल था। सिमिलरली मिड कैप फंड में हमने एक बाप बेटे का कॉम्बो दिखाया कि क्योंकि एक ना एक दिन वो बेटा बाप की तरह बनना चाहता है, तो हम मिड कैप भी वैसे चुनेंगे जो बाप का शक्ति दिखाए, वाह। राइट। और तीसरी मैं कहूंगा कि हमारी सर्विसेज फंड में हमने कहा एक क्रिकेटर को ड्राइव मारते हुए दिखाया दिखाया कि कंट्रोल्ड एग्रेशन, यानी जस्ट सेवा की तरह आके भर बॉल को मारना नहीं, राहुल द्रविड़। या द्राविड़ की तरह भर बॉल को डिफेंड करना नहीं, मगर सचिन की तरह डिफेंस भी करना और मारना भी, हेड भी कर। राइट। तो वैसे कंट्रोल्ड अग्रेशन माने एक डिफेंस भी आता है, एक अटैक, वो हर एक फंड का ऐसे हमने चुना है। ये लाफिंग बुद्धा हमने चुना है फ्लेक्सी कैप के लिए। अब ये सोचेंगे इसमें क्या है, इस बार हमने कहा कि हम फंड के बारे में बोलते नहीं है, क्योंकि फंड के बारे में तो आसानी से समझ आती है। हम सोचेंगे कि इन्वेस्टर की हालत क्या होगी इस फंड में निवेश करने के बाद। वो बुद्धा की तरह रिलैक्स रहेगा और हैप्पी रहेगा, खुश रहेगा। क्योंकि पूरी उसकी एलोकेशन की डिसीजन उन्हें फंड हाउस को डेलीगेट कर दिया। तो जो खुशी का माहौल उसके मन में आएगा इस फंड में निवेश करने के बाद, उसे हम लाफिंग बुद्धा के जरिए उसको पेश करना चाहते हैं कि एक ही पिक्चर में आप सोचिए कि इस फंड में मैं डालूंगा तो मेरी सभी प्रॉब्लम्स लार्ज मिड और स्मॉल की मैंने हटा दिया और इनके हाथ सौंप दिया उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को। तो वो कन्वे करना चाहते हैं, तो हम पिक्चर का बहुत भरपूर इस्तेमाल करते हैं इस मैसेज को कन्वे करने के लिए। वाह, ग्रेट सर। एक सेक्टर जिसपे आजकल काफ़ी सारे डाउट्स आ रहे हैं, और मैं जिस दिन हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उस दिन तो सेक्टर थोड़ा सा अप है, लेकिन हम ओवरऑल देखें तो उस पर बड़े ना क्लाउड्स इस समय घूम रहे हैं। आईटी सेक्टर ऑफ इंडिया, कि वो कह रहे हैं कि यूएस में रिसेशन आएगा तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इन्फोसिस, विप्रो और जो बड़ी यहाँ पे कंपनी है जैसे कि एचसीएल, इन पे ज़बरदस्त दिखने वाला है। आप आईटी सेक्टर का क्या विजन रखते हैं आने वाले 3 से 5 साल के आसपास? आपका क्या विजन है इस सेक्टर को लेकर? देखिए, आईटी सेक्टर की फ्यूचर के बारे में बात करने से पहले मेरे को पास्ट के बारे में बात करनी जरूरी है, राइट। तो आईटी सेक्टर जब 2000s में शुरू हुई ना, एक रैपिडली ग्रोइंग सेक्टर थी, क्योंकि इंडिया का एक इंग्लिश लैंग्वेज स्पीकिंग स्किल और इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी स्किल हमें एक बहुत बढ़िया उसने एक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी हमने इसको कैप्चर किया, जो Y2K 2000 में शुरू हुआ उससे जबरदस्त तेजी से बढ़े। तो आईटी बहुत साल के लिए एक ग्रोथ सेक्टर था, बट जब इंडियन आईटी कंपनीज का मार्केट शेयर बहुत जबरदस्त बढ़ गया तो समझिए एक सेफ्टी और स्टेबिलिटी आ गया, क्योंकि उनके यूजर कंपनी सभी एफआईएस को पता थे कौन उनके सर्विसेज को यूज कर रहा है, उसकी ग्रोथ को देखकर वो इजीली आईटी कंपनीज की ग्रोथ को प्रोजेक्ट कर पा रहे थे। तो जब भी कंसिस्टेंसी इन ग्रोथ आ जाती है दिखने में, तो वो एक सेफ्टी सेक्टर बन जाती है, क्योंकि ग्रोथ ऑलवेज अनएक्सपेक्टेड तौर से ही आती है कि प्रेडिक्टेबल इसका इतना ग्रोथ है तो उसका इतना वैल्यूएशन होगा तो स्टडी ही होगा, अनलेस एक पॉजिटिव सरप्राइज आके आपको ग्रोथ दिलवा सकता है या नेगेटिव सरप्राइज आपको ग्रोथ को घटा सकता है।
तो आईटी का शुरुआत ग्रोथ से हुआ, फिर बहुत साल के लिए वो एक सेफ्टी सेक्टर बन गई, क्योंकि उस वक्त वेल नोन बिजनेस था। और जब रुपी का वीकनिंग होता था तो उनको थोड़ा प्रॉफिट आ जाएगा, उसके कारण थोड़ी बढ़ती थी, बट एक प्रेडिक्टेबिलिटी था उनकी अर्निंग्स के ऊपर। मगर कोविड के टाइम में ये चीज बदल गया। जब कोविड आ गया और वर्क फ्रॉम होम शुरू हो गई, फिर 5G का अडॉप्शन हुआ, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का अडॉप्शन हुआ, क्लाउड सर्वर्स के यूज हो गए, तो अगेन एक Y2K मोमेंट होगा। ये होगी वर्ल्ड की थॉट प्रोसेस। तो कोविड के टाइम में आईटी वापस एक ग्रोथ सेक्टर बन गया। तो उसकी वैल्यूएशन पोस्ट कोविड फेज में प्री कोविड से जबरदस्त बढ़ गई और वो हॉटेस्ट सेक्टर बन गया इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, अपार्ट फ्रॉम फार्मा, क्योंकि वो कोविड के कारण उसमें डिमांड बूस्ट दिख रहा था। तो मगर क्या हुआ, जैसे ही ये इन्फ्लेशन बढ़ गया और रिसेशनरी माहौल आ गया ना, तो लोगों को ये समझ आ गया कि जो इन्होंने सोचा कि इतना जबरदस्त बदलाव आईटी एंड यूज में आने वाला है, वो शायद एक रिसेशन के टाइम में वो कंपनियों नहीं करेंगे। तो नेचुरली वो ग्रोथ से वो वैल्यूएशन गिरने लगी और वापस एक सेफ्टी की जोन में आने लगी। और ये सेफ्टी की जोन मगर कायम है, क्यों? क्योंकि एक रिसेशन के टाइम में भी बेसिक आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है, वन। राइट। सेकेंड, कई दफा ये होता है कि एक रिसेशन के टाइम में वो आईटी कॉस्ट को कम करने के लिए एक आईटी कंपनी से दूसरी आईटी कंपनी को बिजनेस भी शिफ्ट करते हैं। तो कुछ आईटी कंपनी जो अभी भी लोअर कॉस्ट बेस में चल रही है, उनको बिजनेस भी बढ़ सकता है, राइट? तो रिसेशन में भी थोड़ा बहुत आईटी का बेनिफिट हो सकता है। तीसरी बात यह है कि ये इसके साथ ये जो मैंने बात किया ना इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ सेक्टर जब हुई, तो उसके साथ एक चीज भी हुआ ना, ये इंटरेस्ट रेट हाइक जो हुआ यूएस में, उसके कारण डॉलर की स्ट्रेंथनिंग हो गई, तो रुपए की वीकनिंग हो गई, तो वो एक तरह से सपोर्ट दिख रहा था आईटी सेक्टर के लिए, राइट? तो ये आईटी में आपने देखा अभी एक तरफ ग्रोथ का एक माहौल, एक तरफ करेंसी का माहौल, दूसरी तरफ रिसेशन में भी एक कोर डिमांड होने का माहौल। तो इसलिए आज आईटी का सिचुएशन है कि वो वापस एक जो सेफ्टी ओरिएंटेड सेक्टर का जो वैल्यूएशन उसको मिलना चाहिए वो मिल रही है। मगर कई आईटी कंपनीज की वैल्यूएशन अभी भी ग्रोथ की वैल्यूएशन दिखा रही है। तो इसलिए मैं कहूंगा कि आईटी सेक्टर आपको बहुत ज्यादा ग्रोथ या मल्टीपैगर का रिटर्न्स नहीं दे सकती है। एट द सेम टाइम आपको पोर्टफोलियो में आईटी को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इसके दो कारण है, एक, सेफ्टी ऑलवेज होना चाहिए किसी की पोर्टफोलियो में, तो आईटी का शामिल होना जरूरी है। मगर क्या है कि बेंचमार्क में जितना हो शायद उतना नहीं, तो उससे कम एक अंडरवेट पोजीशन रखे आईटी। तो मेरे ख्याल में आईटी का जो ट्रेंड प्री कोविड का था, एक सेफ्टी ओरिएंटेड एलोकेशन, वो उसको मिलती आएगी। तो इसलिए जब भी एफआई का पैसा वापस आता है, थोड़ा बहुत आईटी को भी आएगा। तो आईटी को एक बॉटम सपोर्ट भी मिलेगी, तो बहुत गिरावट नहीं आएगी, मगर बहुत जबरदस्त बढ़ाव भी नहीं आएगी। तो मैं कहूंगा कि आईटी एक मॉडरेट रिस्क रिवॉर्ड की सिचुएशन में है और पोर्टफोलियो में जरूर शामिल होनी चाहिए, मगर उससे आप एक डबल डिजिट ग्रोथ मस्ट एक्सपेक्ट कीजिए। राइट सर, अब बात करते हैं बिल्कुल यंग इन्वेस्टर्स के बारे में, जिनकी एज हम मान लेते हैं कि 24 टू 34 के बीच में है, राइट? एंड नई जॉब्स लगी हैं, अच्छी सैलरीज मिलनी भी शुरू हुई हैं, एंड दे आर लुकिंग फॉर गुड वेन्यूज़ फॉर इन्वेस्टिंग। क्या उनको अभी से अपने पोर्टफोलियो को ऐसे देखना चाहिए कि मैं कुछ डेट में डालूंगा, कुछ गोल्ड में डालूंगा, कुछ मैं REITs में डालूंगा और कुछ मैं इक्विटी में डालूंगा? या उन्हें आप उन्हें बोलेंगे कि अभी ऑल इन इक्विटी में जाने का समय है, क्योंकि आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी का स्टार्टिंग फेज है? बिल्कुल, मैं वही कहूंगा, क्योंकि यंग आईटी प्रोफेशनल या यंग जो भी प्रोफेशनल है, इसकी कैरियर की शुरुआत है, राइट? और जनरली इक्विटी एलोकेशन का थंब रूल होता है 100 माइनस योर एज। तो आपने कहा 20 से 30, तो ऑलमोस्टली 70 to 80% तो इक्विटी बनता ही है, राइट? तो मैं कहूंगा कि एट अ यंग एज आप ये डेट, REIT ऐसी बातों में आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए। डेट जो भी है वो सेविंग्स अकाउंट में रखिए, क्योंकि लिक्विडिटी की जरूरत होती है, राइट? मैं कहूंगा कि पूरा अलोकेशन आप 100% भी इक्विटी में करेंगे तो कुछ कमी नहीं, बट आप पूरा पैसा माने आपकी जो खर्चे के लिए जो पैसा रखना है उसको रखे, उसके बाद इन्वेस्ट कीजिए। आप पूरा इमरजेंसी अपना फंड के पैसा मत बाद। लगाइए। एक वो जो अपना सेविंग्स, अपने बेसिक एक्सपेंसेस को कवर करके, और एक 12 मंथ का, क्योंकि क्या कि जॉब्स इतनी जरूरत फास्ट से आती है, मगर रिसेशन भी आ रहा है, माने जो लेऑफ्स भी हो रहे हैं, जैसे फिनटेक कंपनी में आप देखा बहुत से लेऑफ्स हो रहे हैं। तो आपको एक रेनी डे का भी सोच होना चाहिए, मगर वो रेनी डे के लिए आप समझिए कि 12 महीने का तनख्वाह का जो भी कैश है उसको एक लिक्विड फंड या उसको अपना सेविंग्स अकाउंट में, जो भी आपकी मन की पसंद की चीज उसमें रख लीजिए। उसके अलावा आपके खर्चे का बात भी हटा दीजिए।
फिर आप देख लीजिए कि बाकी का पैसा मैं कहूंगा आप सीधे जो भी आपको पास स्टॉक ऑप्शंस कुछ अपने एनकैश किए लमसम है तो इक्विटी में लगाइए, नहीं तो क्योंकि आज ईएमआई का जमाना है, आप घर भी ईएमआई से खरीदते हो, गाड़ी भी ईएमआई से करते हो, तो सेविंग्स भी आप सेविंग्स ईएमआई, जिसका दूसरा नाम है एसआईपी, उसके थ्रू कर दीजिए। क्यों मैं एसआईपी को सेविंग्स ईएमआई मानता हूं, क्योंकि हर महीने आपके तनखे से आप हाउस के लिए इतना रखते हैं, आप गाड़ी के लिए इतना रखते हैं, तो एक सेविंग्स के लिए भी रख दीजिए एसआईपी के जरिए, मगर पूरे के पूरे आप इक्विटी में लगाइए। 20 से 30 साल के अंदर आपको कुछ और एसेट क्लास की जरूरत नहीं होगी। एक बात मुझे बताइए सर कि एक म्यूचुअल फंड में, एक स्कीम में क्या रेड फ्लैग्स दिख जाएं तो हमें निकल जाना चाहिए? मैं एक म्यूचुअल फंड में मान लो मैं जुड़ा हुआ हूँ, मैं 3-4 साल से उसमें एसआईपी कर रहा हूँ, और वहाँ पे ऐसी क्या चीज़ें हो सकती हैं कि मुझे वहाँ से एग्जिट कर जाना चाहिए? क्या हिंट्स होंगे, क्या इशारा होगा? कि एक म्यूचुअल फंड का एक हर एक का एक आइडेंटिटी होता है कि इसका ज्यादा ग्रोथ ओरिएंटेड पोर्टफोलियो, इसका एक सेफर पोर्टफोलियो, इसका वैल्यू ओरिएंटेड पोर्टफोलियो, जो एक फंड मैनेजर की थॉट और उस फंड की कंस्ट्रक्ट में होता है। तो पहले वो जानना जरूरी है। और अगर ये एक ग्रोथ ओरिएंटेड पोर्टफोलियो है तो नेचुरली हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड होगा। तो जब मार्केट में इकोनॉमी में नेगेटिव चीज आ रही है और ये फंड गिरता है तो आप फिक्र मत कीजिए, मगर जब वापस जब मार्केट बढ़ता है क्या ये फंड उस बढ़त को पकड़ सकता है? अगर वो गिरावट में गिर गया मगर वो बढ़त ने उसने पकड़ा नहीं, तो उस फंड से निकलना है, क्योंकि आपने रिस्क ले लिया, उसका रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, राइट? वेरएस एक मॉडरेट रिस्क रिवॉर्ड फंड में आपको यह देखना चाहिए कि जब मार्केट में गिरावट आती है क्या ये मार्केट से कम गिरती है। अगर वो मार्केट के गिरावट में मार्केट के इक्वल या ज्यादा गिरती है, दैट मींस वो फंड मैनेजर अपना मॉडरेट रिस्क रिवॉर्ड कोचिंग ठीक नहीं कर रहा है, तभी आपको निकलना चाहिए, राइट? और अगर एक बहुत कंजर्वेटिव फंड आपने चुना, वैल्यू स्टाइल इन्वेस्टिंग, तब ऐसे फंड को आउट परफॉर्म करना चाहिए मार्केट को जब डाउनटर्न आती है, क्योंकि मार्केट के अंदर भी हर स्टॉक इक्वली नहीं गिरता है ना। तो ऐसी एक कंजर्वेटिव वैल्यू ओरिएंटेड फंड में मार्केट की गिरावट में आपको एक सपोर्ट दिखनी चाहिए कि इसने मेरा लॉस नुकसान को प्रोटेक्ट किया। अगर वो नहीं कर पा रहा है तो कभी वो ग्रोथ के टाइम में वो आपको रिवॉर्ड नहीं दे पाएगी। तो मैं फंड की सोच को समझ के उसकी पास परफॉर्मेंस में देख लीजिए कैसे डाउन में कैसे क्या, आइदर आपको फंड अपना एक फंड फैक्ट शीट या फंड की मार्केटिंग लिटरेचर से ये बात आपको पता चल जाएगा, या आपके एडवाइजर आपको बताएगा, या फिर आप ये देखिए कि उस फंड का मार्केट की हालत जब खराब थी क्या किया उस फंड ने। अगर फंड मैनेजर सेम हो तो, अगर फंड मैनेजर की बदलाव हो गया तो वो पास परफॉर्मेंस से कुछ फायदा नहीं है। मगर बेसिकली मेरी वही है कि एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड ग्रोथ पोर्टफोलियो, एक लो रिस्क लो रिवॉर्ड वैल्यू ओरिएंटेड पोर्टफोलियो, और एक मॉडरेट रिस्क। अब 3 क्षेत्र में क्लासिफाई करके ये 3 चीज को आप ट्रैक करेंगे तो आपको सिग्नल्स मिल जाएगी कि ये फंड अपने ही डीएनए के हिसाब से काम नहीं कर रही, तब आपको उस फंड से निकलने की जरूरत है। राइट, आई थिंक इन शॉर्ट जो आपने लास्ट में बोला कि अगर फंड अपने डीएनए के हिसाब से काम नहीं कर रहा है जिसके लिए आपने उसको चुना था, तो आपको वहां से निकल जाना चाहिए। क्या बात है सर। एक पर्सनल क्वेश्चन आपसे, तो आप अपनी एसेट एलोकेशन कैसे रखते हैं? कहाँ पे सबसे ज्यादा फंड्स इन्वेस्ट करते हैं? देखिए मैं वो आईटी मैंने यंग इन्वेस्टर 20 से 30 वाली बात आपने अभी पूछी मुझसे, मेरी इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल बिल्कुल उसी की तरह है। क्योंकि क्या होता है कि मुझे ना, क्योंकि एक फैमिली नीड्स नहीं है, मेरी वाइफ भी वर्किंग वाइफ थी, अभी रिटायर हुई है, दोनों बच्चे सेटल हो गए हैं, तो मेरे को अभी पैसे की जरूरत नहीं है अदर देन माय मेन इनकम। तो मेरे को जितना मैं अपने पोते के लिए छोड़ू एज अ लॉन्गर टर्म, मेरे को अभी टाइम फ्रेम का बात नहीं है, तो मेरा करीबन 75-80% इक्विटी में ही है पोर्टफोलियो, डिस्पाइट माई एज। तो 100 मैंने 60 मेरे को 40 ही रखना है इन टर्म्स ऑफ इक्विटी, मगर मैं उससे दुगना इक्विटी में रख रहा हूँ, क्योंकि एक मेरे को जानकारी भी है ना, क्योंकि मेरी पोजीशन से मेरे को पता है कि आज निवेश के लिए बहुत बेहतरीन वक्त है इंडियन मार्केट में। तो अगर मैं उसका फायदा ना उठाऊं और मैं ये कैलकुलेशन के हिसाब से 100 मैंने 60-40 लगाऊंगा, फिर मेरी इतनी एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज की क्या फायदा। राइट, और मुझे कॉन्फिडेंस होना चाहिए हमारी इक्विटी मार्केट में ना, तभी मैं बाकी को जाके सलाह दे सकता हूँ। तो मेरी तो 80% आज इक्विटी में ही है मेरी पोर्टफोलियो। राइट, एंड सर बाय द एनर्जी एंड द पैशन यू सीम्स टू बी 20 years ओल्ड ओनली, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। उस फॉर्मूला से भी बिल्कुल सब कुछ जो है वो आई थिंक वो सेट है।
ग्रेट, आई थिंक सर बहुत बहुत इन्जॉय किया मैंने आपसे बातचीत थैंक यू। करना, एंड वन ऑफ द बेस्ट म्यूचुअल फंड की बात जो है रही है, जिस तरह से आपने खुल के जवाब दिए और जो एग्जांपल्स आपने दिए, मुझे उम्मीद है सर कि एक आम निवेशक उससे बहुत कुछ सीखेगा। मैंने भी बहुत कुछ सीखा है और हमारे जो ऑडियंस है वो भी बहुत कुछ सीखेंगे। मैं चाहूँगा कि आपसे एक मैराथन एपिसोड आपके साथ तो किया जाए जिसमें बहुत सारी चीज़ें और डिटेल में डिस्कस करें। एंड थैंक यू वेरी बिल्कुल। मच सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, माय प्लेजर। एंड ऑल द बेस्ट आपके निवेशक के लिए, ऑल द बेस्ट मैं कहूँगा। राइट, थैंक थैंक यू। यू। सो गाइज हम लोग पहुंच गए हैं शो के अंत में, और शो के अंत में हम लोग क्या करते हैं, समरी बनाते हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों ने जो शो में सीखा है उसे आप अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी में अप्लाई भी कर पाएं। सबसे पहली चीज तो हम लोग इनकी पर्सनल लाइफ से सीख सकते हैं कि कैसे ये सेल्स जो है इंस्टीट्यूशनल साइड में आए, कैसे आप लोग भी जो है अपनी गलतियों से सीख के आगे बढ़ सकते हैं। गलतियां छोटी करें लेकिन सीख बड़ी लें। जब हमने रिसेशन के बारे में बात करी तो इनका बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट था कि भाई रिसेशन इंडिया में जो है थोड़ा एग्जैजरेटेड था, जबकि ये रिसेशन का ज्यादा जो दिक्कत थी वो आपको दिख रही थी यूएस में या फिर यूरोप में। इंडिया में रिसेशन का डर बहुत ज्यादा था लेकिन एक्चुअली में रिसेशन का इंपैक्ट बहुत कम था। एक खास बात हम लोगों ने सीखी कि अगर आप लोग इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे फिर वो किसी भी कैटेगरी के हो, आपको मिनिमम 3 से 5 साल का टाइम होराइजन तो दिमाग में रख के आना ही है, क्योंकि इसी समय में जो है थोड़ी बहुत आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। वैसे तो सिंपल रूल है कि जितना ज्यादा आपका टाइम होराइजन रहेगा उतना ज्यादा आप लोगों के लिए आसान होगा वेल्थ क्रिएट करना। और जब हमने बात करी कि यंगस्टर्स को किस तरफ जो है अपना एसेट एलोकेशन ज्यादा रखना चाहिए, तो बहुत क्लियर कट व्यू था कि 100% के आसपास अपना एलोकेशन जो है इक्विटी में रख सकते हैं अगर आप एक यंग एज में है। अदरवाइज एक सिंपल सा फॉर्मूला जो हमेशा चलता है वो 100 माइनस योर एज, इतना परसेंट जो है आपका इक्विटी में होना चाहिए और बाकी अमाउंट जो है आपको अपने डेट या फिर और एसेट क्लास में रखना चाहिए, जिससे आप लोग अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर पाएं। एक खास बात हम लोगों ने ये सीखी कि आपको म्यूचुअल फंड से कब जो है एग्जिट कर जाना चाहिए, और उसका सिंपल सा आंसर ये है, जब म्यूचुअल फंड अपने डीएनए को छोड़ के कुछ और करने लग जाए तो आपको उस म्यूचुअल फंड से एग्जिट कर जाना चाहिए। ये बात मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों को समझनी है तो आप इसी एपिसोड को एक बार वो वाला पार्ट बहुत अच्छे से देखें, क्योंकि वहां पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। हो सकता है कोई ग्रोथ म्यूचुअल फंड हो, अगर वो ग्रोथ छोड़ दे तो आपको वहां से निकल जाना चाहिए। कोई वैल्यू म्यूचुअल फंड हो, अगर वो वैल्यू छोड़ दे तो आपको वहां से निकल जाना चाहिए। मैं आपको फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पार्ट के लिए आप लोग इस वाले शो का वो वाला पार्ट अच्छे से देखें जहां पे सर ने इस बात को एक्सप्लेन किया है। विद दिस नोट गाइस, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हियर, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें, क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। अगर म्यूचुअल फंड चैनल पे आप लोग नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा। गॉड ब्लेस यू। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.